हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ एक बुक शेयर करने वाली हूँ, इकिगाई। इसके राइटर हैं हेक्टर ग्रेशिया एंड फ्रांसिस मिराशिस। इकी मीन्स होता है लाइफ और गाई मीन्स होता है पर्पस या वैल्यू। आई मीन योर रीज़न फॉर बीइंग। राइटर कहते हैं कि हमें अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना चाहिए। उसके लिए राइटर ने कुछ पॉइंट्स दिए हैं इस बुक में। उसमें सबसे पहले आता है एक्टिव माइंड, एक्टिव बॉडी, एटीट्यूड, स्ट्रेस ना करना, प्रॉपर स्लीप लेना, फ्लो और माइक्रो फ्लो को मेंटेन करना, प्रॉपर डाइट लेना, एक्सरसाइज करना, रेजिलियंस का होना और मूवमेंट में रहने की एबिलिटी होना, ग्रेटिट्यूड का होना, स्माइल करना। देखते हैं इनको एक एक करके। एक्टिव माइंड का होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन माइंड के बारे में अवेयरनेस कम है। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आपको अच्छी डाइट लेनी है, लेकिन माइंड को हेल्दी रखने के लिए क्या करना है? माइंड को हेल्दी रखने के लिए हमें मेंटल एक्सरसाइजेस करनी है। ब्रेन के जो न्यूरॉन्स या न्यूरल कनेक्शंस हैं, उनको एक्टिवेट रखने के लिए स्टिमुलेशन चाहिए। यदि हम एक ही तरह की दिनचर्या या डेली रूटीन फॉलो करते रहेंगे, जिसमें कोई लर्निंग नहीं होगी, क्यूरियोसिटी इन्वॉल्व नहीं होगी, तो हमारा ब्रेन डल और लेथार्जिक हो जाता है। सो ब्रेन को नई चीज़ों से कन्फ्रंट कराते रहना चाहिए, कुछ इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़ करते रहना चाहिए, क्यूरियोसिटी को इन्वॉल्व करना चाहिए, सीखने की डिज़ायर को हमेशा रखना चाहिए, नई नई सिचुएशंस को डील करना आना चाहिए। हर रोज़ जब कुछ नया सीखने की चाह होगी, तो हमारा ब्रेन नए कनेक्शंस क्रिएट करेगा। गेम्स खेलना, लोगों के साथ इंटरेक्शन करना और कुछ चीज़ें ऐसी करना जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर रखें। इससे ब्रेन नए कनेक्शंस क्रिएट करेगा और न्यूरॉन्स की एजिंग कम होगी। दूसरा है स्ट्रेस का होना और कुछ नहीं, इट इज़ एन एक्यूज्ड किलिंग लॉन्गेविटी। आपने ये ज़रूर ऑब्ज़र्व किया होगा कि जो लोग लंबे समय तक स्ट्रेस में जीते हैं, वो बहुत मैच्योर दिखने लगते हैं, इवन यंग एज में भी। सो प्रीमेच्योर एजिंग जो होती है वो स्ट्रेस की वजह से होती है, और कई सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी स्ट्रेस की वजह से होती हैं। हार्ट प्रॉब्लम, डिप्रेशन, हेयर फॉल, स्किन डिजीज़, स्टमक प्रॉब्लम, नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर और इवन इन्फेक्शंस भी। स्ट्रेस की वजह से बॉडी का इम्यून सिस्टम भी वीक पड़ जाता है। ये जो कोल्ड इन्फेक्शंस या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, इनमें भी बॉडी हेल्प नहीं कर पाती। स्ट्रेस की वजह से लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो इन्फेक्शन से लड़ने में बॉडी को हेल्प करते हैं। टी एंड बी सेल्स जो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए ये हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन यदि हम स्ट्रेस ज़्यादा करते हैं तो हमको इन्फेक्शन की चपेट में आना ज़्यादा हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस टीलोमर को शॉर्ट कर देता है। टीलोमर क्या होता है? ये क्रोमोसोम की कैप होती है, कैप एट द एंड ऑफ डीएनए। सो यदि टीलोमर ज़्यादा शॉर्ट हो जाते हैं तो सेल्स आगे डिवाइड नहीं हो पाती और वो मर जाती हैं। जब हम यंग होते हैं तो टीलोमर लंबे होते हैं, सेल डिवीज़न ज़्यादा होती है। तो शॉर्ट टीलोमर शॉर्टर लाइफ स्पैन करते हैं और इसी वजह से एजिंग भी ज़्यादा होती है। ग्रेटर द स्ट्रेस, ग्रेटर द डीजेनरेटिव इफेक्ट ऑन सेल्स। सो बार बार स्ट्रेस का होना या लगातार स्ट्रेस का रहना डीजेनरेटिव इफेक्ट शो करता है।
मेमोरी के साथ एसोसिएटेड न्यूरॉन्स कुछ हॉर्मोन्स को रिलीज़ करना बंद कर देते हैं, जो अलग अलग साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे इंसोम्निया, एंग्जाइटी, हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनते हैं। ये सोचना कि स्ट्रेस कभी हो ही नहीं, ये बात तो पॉसिबल नहीं है। ये बात आपको और ज़्यादा स्ट्रेस दे सकती है। थोड़ा स्ट्रेस होना नेचुरल है, और थियरेटिकली देखें तो स्ट्रेस एक यूज़फुल रिएक्शन है। कम स्ट्रेस होता है जो हमें हॉस्टाइल सराउंडिंग्स में सरवाइव करने में हेल्प करता है। ये स्ट्रेस एक अलार्म की तरह से काम करता है हमारे ब्रेन के लिए। ब्रेन के न्यूरॉन्स से पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होती है, जिससे कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन रिलीज होता है, जो नर्वस सिस्टम के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होता है, जिसकी वजह से एड्रिनल ग्लैंड ट्रिगर होती है। इस ग्लैंड से एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल हार्मोन रिलीज होते हैं। एड्रेनालाइन रेस्पिरेशन और पल्स रेट को बढ़ाता है, मीन्स हमारी मसल्स एक्शन के लिए तैयार हो जाती हैं। जो भी डेंजर हम फेस करते हैं उसमें रिएक्ट करने के लिए तैयार हो जाती हैं। कॉर्टिसोल का काम है डोपामाइन और ब्लड शुगर को बढ़ाना, जिनसे हम चैलेंजेस को फेस करने के लिए चार्ज अप हो जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेस जो चैलेंजेस को फेस करने के टाइम पे आता है, यदि ये मॉडरेशन में होता है तभी ये रिएक्शन हेल्पफुल होती है। सो challenges are good for keeping mind and body active, or you can say low level of stress is good or positive. जो लोग हमेशा ही कंफर्ट जोन में रहते हैं वो भी ठीक नहीं है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए आपको अवेयर होना होगा। इसके लिए आप कुछ अपनी अपनी एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे सकते हैं, जैसे नेचर के साथ रहना, पेट्स के साथ खेलना, फैमिली के साथ टाइम बिताना। जो भी चीज़ें आपको प्लेजर दें, म्यूज़िक सुनना, कोई ऐसी हॉबी रखना जिसमें आप खुश रहते हों, मेडिटेशन करना, योगा करना, जो भी आपको सूट करे। नेक्स्ट है प्रॉपर स्लीप। स्लीप एक एंटी एजिंग टूल है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो मेलेटोनिन हार्मोन जनरेट होता है। ये हमारी बॉडी में नेचुरली होता है। मेलेटोनिन एक एंटीऑक्सीडेंट है जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, कैंसर से फाइट करता है, इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है, अल्जाइमर डिजीज़ को स्लो करता है, ऑस्टियोपोरोसिस को प्रिवेंट करता है। सो 7 to 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़रूरी है। ये आपकी फिज़िकल और मेंटल एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग थोड़ी कम या ज़्यादा भी हो सकती है, और किसी को ज़्यादा नींद चाहिए तो वो भी ठीक है, अपनी मेंटल या फिज़िकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंग। अच्छी नींद के बाद आप बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक और हैप्पी फील करते हैं, लेकिन ये हार्मोन 30 या 35 इयर्स की एज के बाद थोड़ा कम होने लगता है। तो इसके प्रोडक्शन को एडिक्वेट लेवल पे रखने के लिए बैलेंस डाइट लेना, कैल्शियम लेना, धूप में बैठना, स्ट्रेस कम करना, अल्कोहल और टोबैको, कैफीन को कम करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फ्लो और माइक्रो फ्लो। फ्लो का मतलब है जो काम आप पसंद करते हैं उसको करना। जो काम आपको खुशी देता है उसे करते हुए ना आप बोर होते हैं ना टायर्ड फील करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी आप हैप्पी फील करते हो, एन्जॉय फील करते हो। यू आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन द एक्सपीरियंस, नॉट थिंकिंग और डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग एल्स। आपकी ईगो डिज़ोल्व हो जाती है। जो काम आप करते हो आप उसका पार्ट बन जाते हो, पूरी तरह से उसमें डूब जाते हो। कोई भी चीज़ आपको उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाती। और इसके अगेंस्ट जो चीज़ें आप पसंद नहीं करते वो आपको लाइफ टाइम टास्क जैसा लगता है, बार बार घड़ी देखते रहते हो। आइंस्टाइन ने एक बहुत ही फ़नी कोट दिया था, पुटिंग हैंड ऑन स्टोव फॉर अ मिनट सीम्स लाइक एन आवर एंड सिटिंग विद अ प्रिटी गर्ल फॉर एन आवर सीम्स लाइक अ मिनट। दिस इज़ रिलेटिविटी।
ऐसी स्टेज जिसमें इंसान सब चिंताएं भूल जाए। साइकोलॉजिस्ट ने इसको स्टेट ऑफ फ्लो का नाम दिया है। इट इज़ एज द प्लेजर, डिलाइट, क्रिएटिविटी व्हेन वी आर कंप्लीटली इमर्स्ड इन लाइफ। तो स्टेट ऑफ फ्लो को मेंटेन करना एक मैजिक रेसिपी है हैप्पीनेस पाने की। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लो में रहना सीखना होना चाहिए, चाहे वो काम छोटे हों या बड़े हों। फाइंड फ्लो इन एवरीथिंग यू डू। यहाँ मैं इमीडिएट प्लेजर्स की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे रेस्टोरेंट्स में खाना खाना, ड्रग या अल्कोहल लेना, पार्टीज़ करना, टीवी देखना। स्टेट ऑफ फ्लो वो ऑप्टिमल एक्सपीरियंस है जो आपके अंदर स्किल है, जो आपको खुशी देती है, उस एक्सपीरियंस को करना, और वो आपको सीरियसली ढूंढना होगा। माइक्रो फ्लो और भी ज़्यादा फ्लो में रहने को बोलते हैं। मीन्स जो आपके डेली रूटीन्स होते हैं वो करते हुए आप और भी ज़्यादा अवेयरनेस से करें, डेडिकेशन से करें, तो ये आपको हैप्पी मोमेंट्स और ज़्यादा हो जाएंगे आपके। जैसे कि घर का काम करते हुए उसको अपने हिसाब से इंटरेस्टिंग बनाना। आप कोई फिज़िकल वर्क कर रहे हैं तो उस समय अच्छा सा म्यूज़िक सुन सकते हैं या खुद भी गाना गा सकते हैं। आइंस्टाइन के बारे में कहा जाता है कि वो यदि फिजिसिस्ट नहीं होते तो वो एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन होते। उनको वायलिन बजाना बहुत पसंद था। ये उनको एंडलेस प्लेजर देता था। बड़े बड़े एथलीट, स्पोर्ट्स पर्सन, चेस चैम्पियन, इन सब को फ़्लो की इम्पोर्टेंस का पता है। फ़्लो के इतने एडवांटेज हैं। इससे फोकस्ड माइंड होता है, माइंड वरी से फ्री रहता है, हमारी ईगो फेड हो जाती है, माइंड क्लियर हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ती है। लाइफ में बहुत ज़्यादा पैसा कमा लेना उतना हैप्पीनेस नहीं देता जितना फ़्लो में रहना। फ़्लो वाली स्टेज में यदि आप रहेंगे तो यू विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन दिस प्लेनेट। आप एक काम कर सकते हैं, जो चीज़ें करना आपको अच्छा लगता है उनकी एक लिस्ट बना सकते हैं। कुछ चीज़ें आप अकेले में करना पसंद करते हैं, कुछ चीज़ें फैमिली या फ्रेंड्स के साथ। आपको कुछ हॉबी डेवलप कर सकते हैं, जैसे पेंटिंग, फोटोग्राफी, डांसिंग, गेम खेलना। एंड बिलीव मी, फ़्लो बहुत ही मिस्टीरियस है। ये एक मसल की तरह से काम करता है। आप जितना ज़्यादा फ़्लो को मेंटेन करेंगे, फ़्लो उतना ही आपके क्लोज होता जाएगा। लाइफ विल बी अ सेलिब्रेशन। नेक्स्ट है डाइट। डाइट एक किसी भी पर्सन के लिए कोई स्पेसिफिक नहीं होती। एक्चुअली ग्रोइंग एज के साथ में बॉडी में कुछ ना कुछ हार्म होता रहता है। बॉडी इज़ एक्सपोज्ड टू कंसिडरेबल हार्म, और ये बॉडी को हार्म हम कई बार कॉन्शियसली भी नहीं करते। अननोइंगली अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हम जल्दी ही बूढ़े दिखने लगते हैं। सो डाइट का एक बहुत बड़ा रोल है। इस डाइट में आपको एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, आयरन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, नट, फ्रूट्स सीजनल जो होते हैं, और वाटर इनटेक इनफ, सोया, टोफू, ये सब चीज़ें लेनी चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स वो होते हैं, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे सेल्स में ऑक्सीडेशन के प्रोसेस को स्लो करते हैं, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं। फ्री रेडिकल्स सेल डैमेज करके एजिंग को बढ़ा देते हैं। इसीलिए एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कैबेज, कैरेट, सोयाबीन, स्वीट पोटैटो, जैस्मिन टी, टोफू, कुकम्बर या वाइट टी जिसमें पॉलीफिनोल्स की कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई होती है, ये सभी एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और ये इफ़ेक्टिव हैं एंटी एजिंग में। सिट्रस जूसेस, ऑरेंज, लेमन, ग्रेप्स, इनमें नोबिलेटिन होता है। ये एक फ्लेवोनॉइड है जिसमें विटामिन C, B, कैरोटीन वगैरह, बीटा कैरोटीन होते हैं। ब्लू जोन के लोग इसी तरह की डाइट लेते हैं। ब्लू जोन वो जोन होता है जहाँ के लोगों की एज नॉर्मल जोन के लोगों से ज़्यादा होती है।
कुछ ऐसे भी फूड हैं जो हमें नहीं खाने चाहिए, जैसे वाइट शुगर या सॉल्ट वगैरह। और डाइट के बारे में राइटर बताते हैं कि कुछ रूल्स फॉलो करने चाहिए कि जैसे हमारा 80% स्टमक फुल हो जाता है तो उसके बाद हमें खाना बंद कर देना चाहिए, आई मीन लेस ईटिंग। कैलोरीज को रिड्यूस करने से इंसुलिन लाइक फैक्टर 1 कम हो जाता है। ये एक प्रोटीन है जो एजिंग प्रोसेस में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। ये प्रोटीन यदि ब्लड में एक्सेस में होता है तो एजिंग फास्ट हो जाती है। कैलोरीज को कम करने से टाइप 2 डायबिटीज़, इन्फ्लेमेशन, हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ कम होते हैं। और ये भी साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि कैलोरीज को कम रखना, लेकिन प्रॉपर न्यूट्रिशन के साथ। और डिटॉक्सिफिकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए फास्टिंग हेल्प कर सकती है, इससे डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा अच्छे से वर्क करता है। तो डाइट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट आती है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का मतलब होता है कि आप एक्टिव रहें या कुछ भी ऐसी एक्टिविटी करें जो आपको फिज़िकली टायर्ड करे। ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि यदि हम लोग कॉन्टीन्यूसली 30 मिनट तक बैठे रहते हैं तो हमारा मेटाबॉलिक रेट 90% तक स्लो हो जाता है। एंड इवन 2 आवर्स की सिटिंग से तो गुड कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 20% तक ड्रॉप हो जाता है। इस तरह यदि हम डेली सेडेंट्री लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर लेते हैं तो सिचुएशन काफ़ी ख़राब होती चली जाती है। तो इसके लिए एटलीस्ट 5 मिनट की वॉक आफ्टर एवरी आवर, ये एक्टिव रहने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंट एक्सरसाइजेज फॉर्म्स हैं, जो भी जिसको सूट करती है वो कर सकता है। योगा, एरोबिक्स, जिम, पावर योगा, स्विमिंग, साइकिलिंग, किक बॉक्सिंग, पिलाटे। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो कर पाएँ वो कीजिए, और यदि कुछ नहीं कर पाते हैं तो वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। आप एलिवेटर्स की जगह स्टेयर्स ले सकते हैं। एक्चुअली एक्सरसाइज बॉडी को तो हेल्दी बनाती ही है, ये हमारे ब्रेन के फंक्शन को भी ठीक करती है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करती है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है, बेटर ब्लड सर्कुलेशन होता है इससे। सो लिस्ट इज़ एंडलेस। और इससे आप में खुद में कॉन्फिडेंस होगा और आप अच्छा हैप्पी फील करेंगे। नेक्स्ट है रेजिलियंस। मीन्स वो कैपेसिटी कि आप क्विकली रिकवर कर जाएं डिफ़िकल्टीज से, यानी जल्द ही खुद को डिफ़िकल्ट या चैलेंजिंग सिचुएशंस में सक्सेसफुली अडेप्ट कर लेना, स्पेशली थ्रू मेंटल, इमोशनल और बिहेवियरल फ्लेक्सिबिलिटी। एडजस्टमेंट टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल डिमांड्स। ये 4 तरह का होता है: फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल। हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करना सीखना चाहिए, निगेटिव इमोशन से कैरिड अवे नहीं होना चाहिए, और माइंड की प्रॉपर ट्रेनिंग से लाइफ के अप्स एंड डाउन को कन्फ्रंट करने में हेल्प मिलेगी। जितने ज़्यादा हम रेजिलिएंट होंगे उतने ही हम इजीली हम खुद को संभाल पाएंगे, वो चीज़ें करेंगे जो हमारी लाइफ को मीनिंग देती हैं। रेजिलिएंट लोग जो होते हैं वो अपनी सिचुएशन को तो ठीक करते ही हैं, अपने भाग्य को भी बदल देते हैं। एक सेइंग है, फॉल 7 टाइम्स, राइज 8। यहाँ राइटर ने एक प्रेयर शेयर की है रेजिलिएंट पाने के लिए। गॉड गेव अस ग्रेस टू एक्सेप्ट विद सेरेनिटी द थिंग्स दैट कैन नॉट बी चेंज्ड, करेज टू चेंज द थिंग्स which should be changed, and wisdom to distinguish the one from the other। इस तरह की प्रेयर हम रेजिलियंस के लिए कर सकते हैं
ये मैटर ही नहीं करता कि आपके साथ क्या होता है, मैटर ये करता है कि उस चीज़ पर आप रिएक्ट कैसे करते हैं। और ये सिर्फ माइंड की ट्रेनिंग्स पे ही डिपेंड करता है कि हम एंगर, जेलसी, रिजेंटमेंट की भावना में बह न जाएं। जो चीज़ें कंट्रोल के बाहर हैं उनकी चिंता करके कुछ हासिल नहीं होता। 3 तरह के लोग होते हैं। फ्रजाइल, जो ज़रा ज़रा सी प्रॉब्लम्स पे टूट जाते हैं, किसी ने कुछ कहा या किया तो वो टूट जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। रॉबस्ट या रेजिलिएंट, ये लोग कठिन से कठिन परिस्थिति में भी स्ट्रांग बने रहते हैं विदाउट वीकनिंग, या कोई उनको नुकसान पहुंचाए या हार्म करे तब भी। और एंटी फ्रेजाइल या बियॉन्ड रेजिलिएंट वो लोग होते हैं जिन पर मुसीबत आती है या उनको कोई हर्ट करता है तो ये हिम्मत से तो उसका मुकाबला करते ही हैं, इवन उस इवेंट के बाद ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। जैसे कि हाइड्रा, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, जिसका यदि कोई बॉडी पार्ट काट भी दिया जाए तो भी ये रीजनरेट हो जाता है और वो भी पहले से ज़्यादा स्ट्रांग। मीन्स डिफ़िकल्टी एक नई ग्रोथ साबित होती है। सो रेजिलियंस को मेंटेन करने के लिए सेल्फ अवेयरनेस, एम्पैथी, सेल्फ कंट्रोल, ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, कूल और काम नेचर और रियलिस्टिक होना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। या ये कहें कि बात बात में रिएक्शन ना देना, आर्ग्यू ना करना, खुद को हमेशा सही दिखाना, ये चीज़ें रेजिलियंस में बहुत प्रॉब्लम बनती हैं। सो कोशिश कीजिए कि आप रेजिलियंस को अचीव कर पाएँ। नेक्स्ट है एबिलिटी टू लिव इन मोमेंट, पास्ट और फ्यूचर को छोड़ के प्रेजेंट में रहने की कला आना, ग्रेटिट्यूड में रहने की कला आना, थैंक्स बोलना, सबको थैंक्स बोलिए, स्माइल कीजिए, टेक इट स्लो, हमेशा जल्दी में नहीं रहें। बीइंग इन हरी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। वॉक स्लोली एंड यू विल गो फार। अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, फन करो, नेचर के साथ कनेक्ट हो जाओ। मॉडर्न लाइफ हमको हमारी ट्रू नेचर से दूर करती है। मनी, पावर, अटेंशन, सक्सेस, ये हमको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। इनमें कोई बुराई नहीं है, बस हमें करना ये है कि जस्ट डोंट लेट देम टेक ओवर लाइफ। और एटीट्यूड को ठीक रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ह्यूमर भी बहुत मैजिकल है, ये नेगेटिव साइकिल को तोड़ने में हेल्पफुल होता है। हर चीज़ें परफेक्ट हों ये ज़रूरी नहीं है। सो इम्परफेक्शन में भी लाइफ का मीनिंग ढूंढें। अब ये सभी फैक्टर्स काम करते हैं हमें लाइफ का पर्पस ढूंढने में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करें। खुद को विजुअलाइज करें जो आप बनना चाहते हैं, जो आप लाइफ में करना चाहते हैं। जैसा आप खुद को देखेंगे वैसा ही आप होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।